नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। यूक्रेन में पिछले 38 दिनों से चल रहा युद्ध खत्म होने के आसार बन रहे हैं और यकीन मानिए इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यूक्रेन फ्रंट पर पिछले 10 दिनों में हुए डेवलपमेंट की एक कड़ियां जोड़कर देखने पर क्लियर पिक्चर मिल जाती है। 15 मिनट के इस रिपोर्ट में आपको वही क्लियर पिक्चर दिखाएंगे। ऑल रोड लीड्स टू न्यू दिल्ली। कहावत 2000 साल पुरानी है, मगर डेस्टिनेशन बिल्कुल नया है। वर्ल्ड मैप पर न्यू दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का नया पावर सेंटर बन गया है। युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। युद्ध से निकलने का रास्ता नई दिल्ली में दिख रहा है। बमों और मिसाइलों से यूक्रेन की बर्बादी को देख लेने के बाद अब पूरी दुनिया यही चाहती है कि किसी तरह युद्ध को रोका जाए। जितना नुकसान होना था वो हो गया, अब इसे और बढ़ने से रोका जाए। पुतिन रूस का न्यूक्लियर पावर दिखा रहे हैं, बाइडेन नाटो की फोर्स दिखा रहे हैं। दुनिया को अमन और शांति का भरोसा सिर्फ मोदी दे रहे हैं। शांति का रास्ता तलाशते तलाशते दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नई दिल्ली आ रहे हैं। सबको लगता है कि युद्ध रोकेंगे तो मोदी ही, शांति लाएंगे तो मोदी ही। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, कनाडा, जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, ओमान और श्रीलंका, पिछले एक हफ्ते में इतने देशों के विदेश मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या विशेष दूत भारत आ चुके हैं। कुछ तो है जो दिल्ली में हो रहा है। हैदराबाद हाउस के अंदर कुछ तो सीरियस हो रहा है। दुनिया से जो भी दिल्ली मेहमान आ रहे हैं उन सबको मोदी से मिलना है। मोदी में ही दुनिया को उम्मीद दिख रही है, लेकिन मोदी सबसे नहीं मिल रहे। अमेरिका ने अपने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह को भारत भेजा। बाइडेन के दूत विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और मोदी के मंत्रियों से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात पॉसिबल नहीं हो सकी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भी दिल्ली का दौरा किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। लेकिन मोदी से मिलने का मौका लिज ट्रस को भी नहीं मिला। चीन के विदेश मंत्री वांग ये दिल्ली आए तो उनको भी मोदी ने मिलने का टाइम नहीं दिया। गलवान घाटी में सैनिकों की झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्री पहली बार दिल्ली आए, फिर भी मोदी से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए। मोदी की मुलाकात सिर्फ एक देश के विदेश मंत्री से हुई, वो है रूस के विदेश मंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड मैन सर्गेई लावरोव। मोदी ने अमेरिका के डिप्टी एनएसए से मीटिंग क्यों नहीं की? ब्रिटेन और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को टाइम क्यों नहीं दिया? और मोदी ने सिर्फ रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात क्यों की? राष्ट्रहित में मोदी का फैसला कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे बताएंगे। उससे पहले अमेरिका रूस के रिश्तों और यूक्रेन पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लेटेस्ट बयान देख लीजिए। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे और लंबे रणनीतिक रिश्ते रहे हैं। वो अब भी हमारा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। हम अन्य देशों के साथ हमारे रिश्ते पर असर डाले बिना अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान को यूक्रेन में हो रही जंग को लेकर चिंता है। यूक्रेन की आजादी के समय से ही उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। कई वजहों से रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। हालांकि इधर के दिनों में कुछ पॉजिटिव चेंज आए हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। हजारों लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग बेघर होकर रिफ्यूजी बन गए हैं और आधा यूक्रेन तबाह हो गया है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने एक महीने पहले जो बात हिंदी में कही थी
वही बात भाजपा ने 1 महीने बाद अंग्रेजी में कह दी। युद्ध रुकना चाहिए, मोदी भी यही चाहते हैं। अंतर ये है कि मोदी अपने राष्ट्रहित से समझौता किए बगैर इंटरनेशनल रिलेशन को संभाल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशन को भी इंटरनल पॉलिटिक्स पर कुर्बान कर रहा है। राष्ट्रहित, भारत हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक क्षेत्रों में अनेकविध काम हो रहे हैं। यही संकट काल में देश की ताकत बन रहा है। जिसका जितना सामर्थ्य है वो उसको राष्ट्रहित में समर्पित कर रहा है। आज अगर भारत के विरुद्ध कोई भी गलत बात होती है तो हर नागरिक एक सुर में उठ खड़ा होता है। 24 फरवरी को जिस दिन से पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस किया, उस दिन से यूक्रेन में तबाही ही तबाही मची है। पिछले 38 दिनों में करीब 90% यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन आर्मी की युद्ध क्षमता सीमित हो गई है, तो रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन वॉर ने पुतिन का कैलकुलेशन बिगाड़ दिया है। युद्ध यूक्रेन की सड़कों तक पहुंच गया है, जिसमें यूक्रेन के सिविलियंस भी शामिल हो गए हैं। रूस ने नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा खींचेगा। यूक्रेन ने हार नहीं मानी है, ना ही सरेंडर किया है। अमेरिका और नाटो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। आर्थिक पाबंदियों से रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। Russia has strangled democracy, has sought to do so elsewhere, not only in its homeland. Under false claims of ethnic solidarity, it has invalidated neighboring nations. Putin has the gall to say he's denazifying Ukraine. It's a lie. It's just cynical. He knows that. And it's also obscene. President Zelensky was democratically elected. My message to the people of Ukraine is a message I delivered today to Ukraine's foreign minister and defense minister, who I believe are here tonight. We stand with you. Period. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory with the full force of our collective power. अमेरिका सीधे सीधे रूस से नहीं लड़ रहा है, वो पैसे से लड़ रहा है। पुतिन बम और गोले चला रहे हैं। बाइडेन डॉलर से वॉर कर रहे हैं। रूस का विदेशी कारोबार करीब करीब बंद हो गया है। तेल और गैस का एक्सपोर्ट ठप हो गया है। यूक्रेन के वॉर जोन में पुतिन की गोट पूरी तरह से फंस गई है। इसीलिए रूस ने बीच बचाव का रास्ता खोलना शुरू किया है। मध्यस्थ तो चीन भी बन सकता है, लेकिन रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत को चुना। पुतिन को भी लगता है कि भारत के सिवा किसी में बूता नहीं जो रूस और यूक्रेन के बीच सुलह करा दे। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नई दिल्ली आकर नरेंद्र मोदी से मिले तो सबसे बड़ा ऑफर रख दिया, मोदी मध्यस्थता करें और युद्ध खत्म करवाएं। с которыми бесполезно таким языком разговаривать. И если Индия увидит для себя какую-то роль в том, чтобы обеспечить решение тех проблем, которые послужили началом нынешней ситуации, а именно проблем равной, неделимой безопасности в Европе, если Индия поможет утвердить принципы справедливости в этих делах и объяснит нашим позициями справедливости и рациональных подходов к решению международных проблем, сможет поддержать такие процессы, я думаю, что никто не будет против. सर्गेई लावरोव ने जो कहा, ऐसी बातें चीन भी अपने अनऑफिशियल सोर्स से कह रहा है। चाइना के सरकारी मीडिया के एडिटर हू शिजिन ने 2 दिन पहले 30 मार्च को लिखा था, बाइडेन और पुतिन को मिलना चाहिए, कम से कम फोन पर बात करनी चाहिए।
पुतिन का जेलेंस्की से बात करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका की सुनेंगे। बाइडेन और पुतिन टर्की में या फिर भारत में मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि चीन उन दोनों का स्वागत करेगा। रूस ने चीन को नहीं चुना, रूस ने टर्की को नहीं चुना, रूस ने भारत को चुना। रूसी विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो मोदी ने दो बातें बड़ी स्पष्ट बता दी। नंबर 1, हिंसा जल्द से जल्द खत्म हो, और नंबर 2, भारत शांति के लिए हर योगदान देने के लिए तैयार है। जो बाइडेन नरेंद्र मोदी को अपने खेमे में रखना चाहते हैं, व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी को अपने कैंप में रखना चाहते हैं। भारत खेमेबंदियों में नहीं फंसेगा। नरेंद्र मोदी सिर्फ राष्ट्र हित को देखकर डिसीजन ले रहे हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन के वॉर जोन में जब भारतीय छात्र फंस गए तो मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से कांटेक्ट किया। एक एक भारतीय छात्र को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने का मिशन नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। छात्रों को वापस लाकर मोदी रुक नहीं गए। प्रधानमंत्री अब उनका भविष्य संवारने में जुटे हुए हैं। मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी। अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी। अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। युद्ध के बीच शांति का रास्ता अगर कोई दिखा सकता है तो मोदी ही दिखा सकते हैं। ये रूस भी मानता है, चीन भी मानता है और पाकिस्तान भी मानता है। रूस ने जिस दिन यूक्रेन पर अटैक किया था उस दिन इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे। पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा ने आज रूस को छोड़कर अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इमरान खान पेंडुलम की तरह कभी रूस कभी अमेरिका की तरफ डोलते हैं। मोदी अपनी जगह पर स्थिर हैं। इसलिए तो पाकिस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कायल हो गए। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। पिछले 10 दिनों में इमरान खान 2 बार मोदी की तारीफ कर चुके हैं। मोदी की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के कारण ही अमेरिका भी भारत की सुनता है, ब्रिटेन भी भारत को तवज्जो देता है और रूस तो मध्यस्थता का ऑफर दे चुका है। आपको लगता होगा कि नरेंद्र मोदी को इतनी पावर कहां से मिलती है? मोदी पावर का मैजिक इस नंबर में है, 77%। ये मोदी की अप्रूवल रेटिंग है जो किसी भी वर्ल्ड लीडर से ज्यादा है। 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी एक और ग्राउंड पर सबसे अलग है, ये है डिस अप्रूवल रेटिंग। मोदी की डिस अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 17% है, जो दुनिया के किसी भी वर्ल्ड लीडर से कम है। यानी अप्रूवल सबसे ज्यादा, पसंद करने वाले सबसे ज्यादा, फॉलो करने वाले सबसे ज्यादा और मोदी को नापसंद करने वाले सबसे कम। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे की माने तो मोदी की 77% अप्रूवल रेटिंग की तुलना में बोरिस जॉनसन के पास सिर्फ 33% की अप्रूवल रेटिंग है और बाइडेन के काम को सिर्फ 42% लोग अप्रूव करते हैं। मोदी की यह पॉपुलैरिटी ही उनको चुनाव में विजेता बनाती है। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी ही उनको शांति दूत के रोल में लेकर आई है। मोदी हैं तो दुनिया में हिंदुस्तान की धाक है। यूपी में योगी की सरकार को दोबारा आए अभी 10 दिन भी नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन योगी के आने का असर दिखने लगा है। यूपी की पुलिस ने गुंडे, बदमाश, माफिया सबको एक साथ टारगेट पर ले लिया है। भूमाफियाओं पर कार्रवाई तो आप योगी के शपथ लेने के अगले दिन से ही देख रहे हैं। अब नकल माफियाओं को भी शिकंजे में ले लिया गया है।
माफियाओं के साथ साथ मंचलों पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन यानी आज से यूपी के तमाम शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से एक्टिव हो गया है। योगी जिस संकल्प के साथ दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने उसे निभाना भी शुरू कर दिया है। जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की, हम लोग 24 घंटा आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। अपेक्षाओं पर उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके काम करना होगा। बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। योगी के अगले 100 दिन का टारगेट फिक्स हो गया है और ग्राउंड पर उसका ट्रेलर नजर भी आने लगा है। मन चले, गुंडे बदमाश, भूमाफिया, नकल माफिया, योगी ने एक साथ सबको टारगेट पर ले लिया है। नई सरकार को अभी 10 दिन भी नहीं बीते, लेकिन इन सभी पर शिकंजा कसा जाने लगा है। एक मजबूत सरकार कैसे काम करती है और एक मजबूत सरकारों को काम कैसे करना चाहिए, यूपी की जनता सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है, सुन रही है और महसूस कर रही है। सबसे पहले बात एंटी रोमियो स्क्वाड की। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड फिर एक्टिव हो गया है। आज दोबारा जब से ये नवरात्र की शुरुआत है, तो दोबारा से उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज ये कार्यक्रम किया है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का निर्माण किया है। आप लोग बाजार जाते हैं, काम पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रास्ते में अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, छेड़खानी करता है, अपनी टिप्पणी करता है, तेज तेज आवाज निकालते हुए, सीटी मारते हुए ऐसे निकलता है, तो आप लोग तुरंत बताएं। यूपी के तमाम शहरों से आज नवरात्र के पहले दिन ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। शहर से लेकर कस्बे और गांव तक योगी की पुलिस सुपर एक्टिव नजर आई। आप बता सकते हैं वो डरे नहीं, किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, डरने से काम नहीं चलता। उनको बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है आप अपनी हमारे साथ शेयर करके नंबर डायल करिए, उनको कोई बात बताइए, अपनी लोकेशन बताइए, किसी भी तरह की हम 24 घंटे आपको। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बाजारों में, मंदिरों में और स्कूल कॉलेजों के आसपास पुलिस ने गश्त किया, महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा का भरोसा दिया। लड़कियों के कॉलेज के पास या फिर मंदिरों में महिलाओं के इर्द गिर्द अगर कोई पुरुष बेवजह मंडराता दिखा तो उसे डांटा भी, फटकारा भी और क्लास भी लगाई। क्या नाम क्या है? यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ चलिए, बाल बनाते हो वहाँ पे ना, यहाँ से चलिए, चलो यहाँ से अपने साथ चलो। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं, जिसके बाद यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो गया है। स्कूल कॉलेज के पास एंटी रोमियो दस्ता तैनात रहेगा। बाजारों और भीड़ वाले इलाकों में पुलिस टीम पेट्रोलिंग करेगी। सीएम योगी के डायरेक्शन का असर पहले ही दिन नजर भी आया। नवरात्र के पहले दिन पूरे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को पूरी तरीके से फिर से एक्टिवेट किया गया है। हम मौजूद हैं इस समय हजरतगंज इलाके में और हजरतगंज में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है इस समय पूरी पुलिस फोर्स, डीसीपी सेंट्रल आस्था कौशिक और जो इंस्पेक्टर हजरतगंज हैं और सभी के नेतृत्व में पूरी फोर्स यहाँ निकल रही है। और जो नेशनल पीजी कॉलेज है, लड़कियों का ये कॉलेज है, यहाँ पर पुलिस फोर्स लड़कियों के साथ बातचीत कर रही है। कोई भी लड़का अगर यहाँ पे अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया जा रहा है तो उससे बाकायदा पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो यहाँ पर टहल रहा है, घूम रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। पूरी हजरतगंज थाने की जो फोर्स है, पुलिस है, वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कल स्टेटमेंट में अधिकारियों से बातचीत की थी तो ये कहा था कि फूड पेट्रोलिंग पर जोर दिया जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जोर दिया जाए और जहाँ पर लड़कियों के स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पर सुबह और शाम को फूड पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है इस समय यहाँ पहुंची हुई है। लखनऊ पुलिस का ये पिंक बूथ है, महिलाओं के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है और जो महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मिल रही हैं उनसे भी बातचीत कर रही हैं डीसीपी सेंट्रल अपर्णा कौशिक और जो साथ में उनके पुलिस अधिकारी हैं वो भी बाकायदा ब्रीफ कर रहे हैं कि अगर लड़कियों को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो निश्चित तौर पर शासन की मंशा के अनुरूप इस मामले में कार्रवाई की जा सके। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले टर्म में शपथ लेने के एक हफ्ते के अंदर ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। अब उसी को फिर एक्टिवेट किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का पूरा एहसास है कि यूपी में उनकी प्रचंड वापसी के पीछे लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा बड़े मुद्दे रहे हैं। इसीलिए जब वो अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रहे थे तो सबसे ज्यादा फोकस इसी पर था। एक दिन पहले उन्होंने गृह विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक की। योगी ने पुलिस के सीनियर अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि पुलिस विभाग में 100 दिनों के अंदर 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। सभी पुलिस अधिकारी अपने इलाकों में 100 दिनों तक रोजाना 1 घंटे पैदल गश्त करें। महिला संबंधी अपराधों के केस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी से कोऑर्डिनेशन कर समीक्षा की जाए। मैम, कितना फायदा मिल रहा है इस ड्राइव का आप लोगों को? देखिए, बहुत सुखद अनुभूति आज एक हुई कि जो हम बच्चों से बात कर रहे थे उनको पिंक बूथ के बारे में बहुत अच्छे से पता था और उनको ड्राइव का आप लोगों को? देखिए, बहुत सुखद अनुभूति आज एक हुई कि जो हम बच्चों से बात कर रहे थे उनको पिंक बूथ के बारे में बहुत अच्छे से पता था और उनको पता था कि यदि कोई समस्या उनको आती है तो वो पिंक बूथ पे जाके उस समस्या को बता सकती हैं और इंटरैक्ट कर सकती हैं। खासकर यहाँ पर क्योंकि लड़कियाँ आती हैं और बाहर से रहने वाली लड़कियाँ जो पीजी में यहाँ पे आके रहती हैं वो भी इस कॉलेज में आके पढ़ती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लड़कियों को एक सुरक्षा का माहौल दें और यदि उनकी कोई समस्या होती है आने जाने में कॉलेज के टाइम पे या कॉलेज के अंदर भी, तो वो सॉल्व उनकी हो जाए। बीइंग अ फीमेल पुलिस ऑफिसर, जब महिलाओं से, लड़कियों से आप कॉलेज के बाहर बात करती हैं, कुछ लड़के भी मिले जिनसे आपने बात किया, कितना कॉन्फिडेंस उन लड़कियों के अंदर नजर आता है बीइंग अ फीमेल पुलिस ऑफिसर आपसे इंटरेक्ट करने में और आपको उनको कॉन्फिडेंस देने में? देखिए, आज की लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत सेल्फ अवेयर हैं, परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटल कारणों से वो अपनी कंप्लेंट को खुलकर बता नहीं पाती हैं। मैंने देखा है कि जब हमारी महिला सब इंस्पेक्टर जो मेरे साथ हैं, अभी हमारी महिला कांस्टेबल जो साथ में है, वो जब आती हैं तो बच्चियों को ज़्यादा ईज होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है बताने में, वो खुल के अपनी बात शेयर कर पाती हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें महिला पुलिस खुद लड़कियों के पास जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, उन्हें उनके अधिकार बता रही हैं और उनसे बार बार कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो पुलिस से जरूर बताएं। स्कूल से आ रहे हो, कोई रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं, ऐसी बात है ना? अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ साथ हम लोगों से भी बताइए और एक हेल्पलाइन नंबर है 10901090-112, उससे आप लोग कॉल भी करिए। हम लोग आपकी तत्काल सुरक्षा में तत्पर है। योगी की टेढ़ी नजर सिर्फ मंचलों पर नहीं है, माफिया पर भी है। भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, ये सब के सब योगी के निशाने पर है। योगी ने अपने अफसरों से 2 टूक कहा है, ऐसे गुंडे माफियाओं पर जरा सी भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। भू माफियाओं पर कार्रवाई तो पहले दिन से ही नजर आ रही है। पूरे यूपी में अवैध कंस्ट्रक्शन गिराए जा रहे हैं, अवैध कब्जे पर बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन वो माफिया जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी दबोच लिए गए हैं। यूपी में पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। इस मामले में मास्टरमाइंड आनंद नारायण चौहान उर्फ मुलायम चौहान है और ये पेपर लीक बलिया के महाराजी देवी इंटर कॉलेज से हुआ। महाराजी देवी इंटर कॉलेज के मैनेजर से मुलायम चौहान ने संपर्क किया और उन दोनों ने मिलकर कैसे पेपर लीक किया वो यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से सुनी। उस पेपर के बंडल पर एक पर्ची लगी होती है जिसमें वो पेपर का बंडल लेबल्ड होता है कि किस चीज़ का पेपर है, किस डेट को पेपर है इत्यादि। इस पर्ची को बहुत ही केयरफुली हटाया गया। इसके नीचे टैम्पर प्रूफ बंडल पे एक स्लिट लगाया गया ब्लेड से और उससे पेपर निकाला गया। पेपर की फ़ोटोग्राफ लेकर के पेपर को वापस रख दिया गया और इस बंडल पर उस पर्ची को वापस चिपका दिया गया क्योंकि उसमें पहले से ही ग्लू लगा होता है और इस कारण से इंस्पेक्शन के समय इसकी जानकारी भी नहीं हो पाई कि कि ये बंडल टैम्पर्ड है कि नहीं। अब पूरी तरह से इस चेन का पता चल गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके स्पेसिफिक रोल्स का पता चले ताकि उन पर उसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई हो सके। पेपर लीक मामले में 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को भी अरेस्ट किया गया है। दूसरे मामलों में भी पुलिस एक्शन में है। यूपी टीईटी पेपर लीक के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड अरविंद राणा की गिरफ्तारी मुजफ्फरनगर से हुई है। अरविंद के साथी राहुल को भी एसटीएफ की टीम ने अरेस्ट किया है।
यूपी में योगी की पुलिस ही नहीं, दूसरे विभाग भी सक्रिय हैं। नवरात्र से पहले दिन यानी आज से गाजियाबाद में सभी मीट की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए। जिसने इसका पालन नहीं किया उस पर एक्शन लिया जाएगा। चैत्र नवरात्रे के दौरान गाजियाबाद में नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी। गाजियाबाद प्रशासन के इस आदेश को अक्षरशः पालन किया जा रहा है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक लाइन से यहाँ पे नॉनवेज की दुकानें हैं। शाही फिश सेंटर, खान चिकन, शौकीन चिकन, ऐसे तमाम दुकानें यहाँ पे सड़क के इस तरफ आप देख सकते हैं। तमाम दुकानें बंद कर दी गई है। कल शाम को नगर निगम के कुछ अधिकारी आए थे और यहाँ जो तकरीबन 2 दर्जन के करीब दुकानें हैं उनसे बातचीत की गई और उनको बताया गया कि नवरात्रे के दौरान आप लोग अपनी दुकान नहीं खोलेंगे और इसका पालन किया जा रहा है। मैं सड़क की दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक लाइन से देखिए कि कितनी सारी दुकानें यहाँ पे एक साथ है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 24 से 25 दुकान यहाँ पे एक साथ है। सईद, ये बताओ कि दुकानें बंद कर दी गई है नवरात्रि के दौरान, किस तरह से देखते हो इस फैसले को आप लोग? ये तो हर बार ही बंद होती है, हमारी तो वैसे भी काम वाम नहीं रहता। अब इस बार हमारे रमजान भी लगे हुए हैं, रमजान आराम से कटेंगे 10 दिन तो। एक दिन पहले ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम गाजियाबाद के मीट दुकानों पर पहुंची थी। इस टीम ने न सिर्फ नवरात्र पर दुकान बंद रखने का आदेश दिया, बल्कि दुकानों के अंदर गंदगी देखकर मीट दुकानदारों को जमकर लताड़ भी लगाई। नवरात्र ये बाहर तो कभी नहीं रहना चाहिए। अगर अगले बार रहा तो मैं नगर निगम से बुला करके बोले तो मैं तोड़वा दिया तो फिर खाना रहेगा, ये खाओगे तुम? तुम्हारा ही है। कहाँ गया मालिक इसका? बुला के ना, उठा के हटा यहाँ से। अगर एक भी किसी के यहाँ दिख गया, मैं बुलडोजर मना करके वहाँ से वहाँ तक न तोड़वा दिया तो फिर कहना, जैसे बोकरा में तोड़वा दिया था ना। तुम लोग चाहते हो यही हो तो यही होगा। सब सामान उठा के रख रहे हो कि नहीं अंदर? उसी जगह क्यों नहीं खाना बनाते हो? वहाँ से लाओ, ये इसको खाली करो। ये नगर पालिका की जमीन है ना, है या तुम्हारा वहाँ से है ना? इतना क्यों रखे हुए? प्रेम से समझाते हैं, समझते नहीं हो। अब मैं दोबारा बताने आऊँगा। अब दूसरे दिन जिस दिन मैं देख लिया, एक दिन मैं बीच में देखा था, नहीं अभी इलेक्शन में व्यस्त था, नहीं तो मैं तोड़वाया होता तुम। इनका नाम नोट करिए, लाइसेंस पहले इनका कैंसिल करिए। पिछले कई दिनों से मांग की जा रही थी कि नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानों को बंद करवाया जाए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इसके लिए विभाग ने 6 टीमें भी बनाई हैं, जो ऐसी तमाम दुकानों पर निगरानी रख रही हैं। पूरे शहर में, पूरे गाजियाबाद जनपद में 6 टीम बनाई गई है और विभिन्न स्थानों पर सभी टीमें कार्रवाई कर रही है। और इसमें के तहत नवरात्र के समय साफ सुथरा रखें और इसका नॉनवेज का उत्पादन ना करें, नॉनवेज दुकानें बंद रहेगी, यही हिदायत दी जा रही है। और जो गलत ढंग से रखे हुए हैं, अभी आपने देखा यहाँ जो बाहर खुले में बेच रहे थे, इनको हिदायत दे दी गई है। अगर अगले बार ऐसे करते हैं तो इनकी सारी की लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगी। नवरात्र के दिनों में दुकानें, मीट की जो दुकानें बंद रहेंगी? हाँ, इस चीज़ को चूँकि असुविधाएँ होती हैं, इसलिए मीट की दुकानें बंद रहेंगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नियमों का पालन नहीं करने वाले करीब 20 से ज्यादा मीट की दुकानों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी की और आगे के लिए चेतावनी दी। खुले में मीट बेचने वाली 2 दुकानों पर एक्शन लिया, जिसके बाद तमाम दुकानें बंद नजर आई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो चिकन शॉप है वो इस समय बंद है। कल तक ये शॉप खुली हुई थी, लेकिन आज प्रशासन ने इसको बंद करा दिया है। और आप देख सकते हैं कि चिकन पॉइंट था, इसको यहाँ पर शटर गिरा हुआ है। जबकि इसके अलावा इसके साथ में एक और शॉप है, दिल्ली 6 चिकन दरबार, इसको भी बंद करवा दिया गया है। प्रशासन ने नवरात्रों के देखते हुए बंद करवाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से जो शॉप्स है, जो चिकन शॉप्स है, वो पूरे तरीके से बंद है। आगे जो चिकन शॉप है इसको बंद करवा दिया गया है। कब से बंद हो गया? कल से। तो क्या बताया गया, क्यों बंद करने के लिए कहा गया? नवरात्र चल रहे हैं तो जो अब जो रोजे वगैरह शुरू होंगे तब भी ये दुकानें नहीं खुलेंगी? रोजे तो चल रहे हैं, पर 9 तक वजह से बंद करवा देना। हाँ, तो आज पहले दिन बंद हुई है जी। तो कब तक बंद रखने के लिए बोला गया है? पता नहीं, इसलिए होटल वाले तो और कोई है। हाँ, लेकिन बंद करने के लिए बोल दिया है इसको। तो माता जी की बात आप सुन सकते हैं। इनका कहना है कि
जो ये शॉप है इसको बंद कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हालात बिगड़ गए। हालात काबू में करने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है और जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नवरात्रि के पहले दिन हटवारा बाजार से होकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़की। उपद्रवियों ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों और 3 बाइकों में आग लगा दी है। बिगड़ते हालात को देखते हुए बाजार बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने शहर में कई रास्तों को बंद कर दिया है। भीड़ की हिंसा में 10 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों को सरकार अस्पताल में इलाज करवा रही है। 500 रुपए किलो चावल, 300 की चीनी और 254 का पेट्रोल तो 4000 की एलपीजी। समंदर से घिरे श्रीलंका में आग लगी हुई है, महंगाई की आग। बचाने के लिए मोदी भी आगे आए हैं, पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं और श्रीलंका को बड़ी मदद भेज दी है। बड़ा सवाल यह है कि श्रीलंका कंगाली की राह पर आया कैसे? जल रही सोने की लंका का रावण कौन है? दाने दाने को मोहताज नागरिकों की आवाज को दबाने के लिए इमरजेंसी की चाबुक कितनी कारगर होगी? कंगाली की राह पर सोने की लंका। दाने दाने को मोहताज हो रही है श्रीलंका की जनता। आर्थिक तंगी से सुलगी लंका, हालात हुए बेकाबू। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से गुस्से में पब्लिक, शहर शहर मची हिंसा। इमरजेंसी के बावजूद हालात कंट्रोल से बाहर, सड़कों पर उतरी सेना। लंका का रावण कौन है? श्रीलंका की सरकार या फिर श्रीलंका को कर्ज के फंदे में फांसने वाला चीन? आखिर श्रीलंका में आर्थिक तंगी की लंका किसने सुलगाई? इसकी एक एक जानकारी हम देंगे, लेकिन वहां महंगाई का क्या हाल है पहले ये जान लीजिए। श्रीलंका में 1 किलो आलू की कीमत 250 रुपए है, तो एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 150 रुपए। आम लोगों के लिए चाय कड़वी होती जा रही है, क्योंकि 1 कप चाय की कीमत 100 रुपए हो गई है। चावल खाना तो लोग भूल ही गए हैं, क्योंकि ये 500 रुपए किलो बिक रहा है। श्रीलंका में चीनी की मिठास ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 290 रुपए किलो चीनी खरीदना लोगों के बूते में नहीं है। दूध का पाउडर 1975 रुपए किलो हो चुका है, तो एलपीजी सिलेंडर का दाम 4119 रुपए है। दूध 263 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर बिक रहा है। श्रीलंका में महंगाई के पीछे बड़ा कारण फ्यूल क्राइसिस भी है। पेट्रोल पंप पर लोगों को डीजल नहीं मिल रहा है, तो बिजली कंपनियां भी डीजल की भारी कमी से जूझ रही हैं। इसके कारण श्रीलंका में रोजाना 10-10 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। बार बार ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ रहा है। इस समय श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मार्च महीने से ही आर्थिक संकट गहराते जा रहा है। हालात बेकाबू होने के कारण 2 दिनों से लोग सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरे शहरों के साथ कोलंबो में भी हिंसा का दौर जारी है। लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की, पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा गया। राष्ट्रपति आवास के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसक होते प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कल ही देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया।
इमरजेंसी में सेना संदिग्धों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती है और लंबे समय तक हिरासत में रख सकती है। भारत के पड़ोस में लोगों का निवाला छिन रहा है। पड़ोसी धर्म निभाने के लिए मोदी सरकार आगे आई है। श्रीलंका को मदद का हाथ बढ़ाते हुए 40,000 टन डीजल भेज दिया गया है। इससे तत्काल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पटरी पर आ जाएगा। सामानों की आपूर्ति से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले महीने 17 मार्च को श्रीलंका का भारत से समझौता भी विपत्ति में बड़ा काम देने जा रहा है। दोनों देशों ने $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत 40,000 टन चावल भी आज श्रीलंका भेजा गया। माना जा रहा है कि इससे श्रीलंका में चावल की कीमतों पर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। श्रीलंका में अर्थव्यवस्था फेल कैसे हो गई, श्रीलंका कंगाल कैसे हो गया, सबसे बड़ा कारण विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम होना है। 70% से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। $2.36 अरब ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। $1 की कीमत 292.50 श्रीलंकाई रुपए रह गई है। एक महीने में 45% करेंसी गिर गई है। $51 अरब के कर्ज में श्रीलंका डूबा हुआ है। श्रीलंका की कंगाली का सबसे बड़ा कारण चीन को माना जा रहा है। छोटे से देश श्रीलंका की जरूरतें कम थी, लेकिन चीन अपने हित के लिए श्रीलंका को फांसता गया और श्रीलंका फंसता गया। श्रीलंका $7.3 अरब घरेलू और विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। इसमें केवल चीन को ही $5 अरब चुकाने होंगे, यानी कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। कोरोना की मार ने भी श्रीलंका को खोखला करने में बड़ी भूमिका निभाई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का बड़ा रोल है, लेकिन कोरोना की मार से 2 सालों से ठप पड़ा है। टूरिज्म ठप होने से फॉरेन करेंसी का बड़ा सोर्स ठप पड़ गया है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। टूरिज्म से सालाना करीब $5 अरब फॉरेन करेंसी श्रीलंका को मिलती है। बेकाबू महंगाई से श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। सत्ता से राजपक्षे का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। हाल यह है कि सरकार को समर्थन दे रही 11 पार्टियों ने कैबिनेट भंग कर अंतरिम सरकार के गठन की मांग की। श्रीलंका में 2 दशकों से एक परिवार का राज चल रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं, तो बड़े भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। महिंदा राजपक्षे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं। वहीं बासिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। महिंदा के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री हैं और टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी उनके पास है। चमल राजपक्षे का बेटा शाशेंद्र राजपक्षे श्रीलंका का कृषि मंत्री है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।